हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। कभी कभी लोग जब दिल से कम और दिमाग से ज्यादा सोचने लगते हैं तो ऐसे में कई बार किसी पर भरोसा ना कर पाना स्वाभाविक है। आज किसी भी इंसान के बारे में सही और सटीक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है मानो हर चेहरे के पीछे कोई दूसरा चेहरा छिपा हुआ है। लेकिन आज भी इस मतलबी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम ईमानदार लोगों की श्रेणी में रख सकते हैं, जो इस बेरंग दुनिया को खुशनुमा बनाते हैं। लेकिन कभी अगर ऐसे लोगों की दुनिया को नजर लग जाए तो सर, ये तो निर्मला ठाकुर का घर है। एक केस के सिलसिले में मैं पहले भी आ चुका हूँ। सर मैं 2 दिन के लिए बाहर गया था सर। आया तो देखा माँ। आपने शराब पी रखी है? सर वो कल दोस्तों ने थोड़ी ज्यादा पिला दी थी सर। कहाँ गए थे आप? सर मैं दिल्ली गया था अपने एक फ्रेंड से मिलने। सर मैंने माँ को फोन किया, माँ का फोन नहीं उठा। मैंने अगले दिन भी फोन किया, फोन नहीं उठा तो मैं आ गया सर। और आस पड़ोस में भी पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। और अगर कहीं सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज चेक करो। ओके सर। क्या हुआ भाई? मर्डर हुआ है। आपकी मदर का मोबाइल कहाँ है? मोबाइल? हाँ सर, वो वहाँ चार्जिंग में लगा हुआ है सर। मिश्रा, इनकी मदर का मोबाइल ले लो और डिटेल्स चेक करो। और जितनी जल्दी हो सके इसका पंचनामा करा के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। चूना और सुपारी दो। और चाची, क्या हाल है? ओ भाई, बीड़ी देना। अरे रेणुका, हाँ इधर काम है, एक सुपारी में दी। पैसा कितना है? सर, विक्टिम निर्मला ठाकुर की पीएम रिपोर्ट। निर्मला ठाकुर की उम्र 42 साल। हत्या 12 तारीख को रात 8 बजे से 10 बजे के बीच में हुई। बॉडी पर 7 बार चाकू जैसी किसी तेज हथियार से वार किए गए। मोबाइल से कुछ मिला इसके? नहीं सर, मोबाइल रिकॉर्ड में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। समझ में नहीं आता, एक नॉर्मल सी जिंदगी जीने वाली प्रोफेसर को कोई घर में घुस के क्यों मारेगा? वजह सर, इस निर्मला ठाकुर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सर, 8 महीने पहले जब ये हमारे पुलिस स्टेशन आई थी तब इनके घर में कुछ अलग ही महाभारत चल रही थी। कॉलेज में मैनेजमेंट और बच्चों से सर खपाओ, यहाँ पे नकारा पति और आवारा बेटा। विवेक, विवेक उठ जा, कब तक सोएगा? विवेक, विवेक मत उठ, नाश्ता रख दिया है, कर लेना। निर्मला सुनो, ऑफिस से आते हुए जलेबी और समोसे लेते आना। जलेबी? शर्म नहीं आती आपको? नाश्ता रख दिया है, कर लेना। और विवेक को भी करा दीजिएगा, वरना 12 बजे तक सोता ही रहेगा वो। कहाँ है आपके पति?
भाई साहब, अभी मेरी सैलरी नहीं आई है। जैसे ही सैलरी आ जाएगी मैं आप लोगों के पैसे दे दूंगी। ठीक है, और 2 दिन का टाइम देते हैं। 2 दिन में पैसे नहीं मिले ना तो आपका पति है ना अस्पताल में मिलेगा। चलो। तुम्हारी उधारी की शराब और जुए की आदत की वजह से क्या दिन देखना पड़ रहा है निशी। सुबह सुबह गुंडे मावाली घर तक आ गए। विवेक की पढ़ाई छूट गई, 12-12 बजे तक सोता रहता है वो। और तुम भी दिन भर पड़े पड़े घर में क्या करते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। निशी, चलती हूँ वरना कॉलेज में लेट आने के लिए मुझे सुनना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। निश्चित तो क्योंकि सुबह सुबह प्यार करने का मजा ही कुछ और है। नहीं 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 नहीं। ये लो तुम्हारा पैसा, दोबारा घर पे दिखना नहीं। निर्मला, निशी, अरे इधर आओ। क्या है ये? अरे बाबा आओ कहाँ ना। से आए इतने पैसे? तो मुझे नकारा समझती बोलो थी ना, ना। तुमने कोई कांड किया क्या? निशी, आंखें बंद करो। निशी बताओ अरे मुझे। बाबा बस तुम आंखें बंद करो, 2 मिनट के लिए बस आंखें बंद करो। बहुत अच्छा सरप्राइज है। हाँ, अब आंखें खोलो। नया मंगलसूत्र? कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे निशी? तुमने साल भर से एक ढेला भी नहीं कमाया है और अचानक से इतने पैसे? उधार भी दे दिया, ये नया मंगलसूत्र भी ले आए। बताओ मुझे कहाँ से आए इतने पैसे? मम्मी देखो, पापा ने मुझे ये नई वॉच, ये ग्लासेस, ये ब्रेसलेट और ये चेन भी दिलवाई है। और तो और ये नया फोन भी दिलवाया। थैंक यू पापा। हाँ सुन, आज का नंबर लिख, 2 लंबे डंडे। अरे 11। हाँ अरे दीदी, नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्मिता, तुम कैसी हो? स्मिता यादव का घर कौन सा है? सर ये घर है और मैं स्मिता यादव हूँ। बताइए। देखिए, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके घर की तलाशी लेनी है। अब क्या तलाशी लेनी है? सर मुझे तो लगता है इनकम टैक्स वालों ने मुझे ही टारगेट बना रखा है। देखिए, आप हमें हमारा काम करने दीजिए। हो गई तसल्ली सर आपको? अब कोई सुधरना चाहता है तो आप बेवजह उसे हैरेस करके दोबारा क्रिमिनल बनने पर मजबूर मत कीजिए ना। हाँ आ जाओ। तुम्हें जितने चाहिए तुम भी ले लो। मुझे जब जरूरत होगी तब ले लूंगा। वैसे मुझे तुम मिल गई हो तो पैसे की क्या जरूरत है? सच्ची? मुझे जब निर्मला ठाकुर को
अपने पति निशिकांत ठाकुर और पड़ोसन स्मिता यादव की सच्चाई के बारे में पता चला तो उसने क्या किया? सर यही तो सबसे अजीब बात है। वो हमारे पुलिस स्टेशन आई और उन्होंने हमें खुद के घर में रेड डालने के लिए कहा, लेकिन एक शर्त रखी। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन सब के बीच में मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे बेटे विवेक को पता चलेगा तो वो मुझे गुनहगार समझेगा और शायद नफरत भी करने लगे। प्लीज सर। ठीक है। उसके बाद सर हमारी टीम और इनकम टैक्स ने मिलकर रेड डाली और निशिकांत ठाकुर और स्मिता यादव इन दोनों को गिरफ्तार किया। छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ो। सर मेरे पापा ने कुछ नहीं किया सर। सर ये हमारे पैसे नहीं है सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर आप। सर आप लोग मेरी माँ को क्यों ले जा रहे हो? ये सारे पैसे बरामद हुए हैं। पैसे उनके घर से मिले, मेरी माँ के पास से नहीं। ये जो तुम्हारी माँ है ना, ये सटोरी है और सारे पैसे निशिकांत के घर में छुपा के रखती है। चलो। माँ देखो ना, वो लोग पापा को लेके जा रहे हैं, कुछ कर दो ना माँ। आंटी प्लीज कुछ कीजिए ना। तुम दोनों दिल छोटा मत करो, कोर्ट उनके साथ इंसाफ करेगा। कोर्ट में उनका गुनाह साबित हो गया और उन दोनों को जेल हो गई सर। कि निशिकांत ठाकुर और स्मिता यादव दोनों के पास निर्मला ठाकुर को मारने का मोटिव है। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों ने जेल से ही निर्मला ठाकुर को मारने की सुपारी दी हो? ये स्मिता यादव और निशिकांत ठाकुर दोनों से मिलने का बंदोबस्त करो। ठीक है सर। बहुत खुश होंगे तुम दोनों, निर्मला ठाकुर का मर्डर जो हो गया। क्या? निर्मला का मर्डर? क्यों? स्मिता ने तुम्हें बताया नहीं? इसने बिना बताए निर्मला ठाकुर को मारने की सुपारी दे दी। सर आप क्यों झूठ मूठ की आग लगा रहे हो? सर निर्मला तो अच्छी औरत थी और मेरी बेटी की देखरेख कर रही थी, भला मैं क्यों उसके नाम की सुपारी देने लगी? ज्यादा बनो मत। तुम दोनों को अच्छी तरह से मालूम है कि निर्मला ठाकुर के बयान पे ही तुम दोनों के यहाँ इनकम टैक्स और पुलिस ने रेड डाली थी। उसी के बयान पे तुम दोनों को जेल हुई है। सर आप क्या कह रहे हैं? आपके बताने पे सब कुछ पता चल रहा है। देखो मेरे सामने ज्यादा नौटंकी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीधी तरह से तुम दोनों ये बताओ कि निर्मला ठाकुर को मारने की सुपारी किसे दी थी? सर हमने कोई सुपारी नहीं दी, और वैसे भी हमारा प्यार तो दुनिया के सामने आ ही चुका था, और हम दोनों ने तो यही प्लान बनाया था कि बाहर जाके निर्मला को सब सच सच बता देंगे और शादी कर लेंगे। सर स्मिता सही कह रही है सर, निर्मला की मौत का मुझे बहुत दुख है। अब मेरे बेटे विवेक का क्या होगा? अकेला रह गया होगा बेचारा। सीमा तुम? दीदी आपसे कुछ काम था। मिश्रा, ये निशिकांत और स्मिता यादव इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलेंगे। पता करो क्या जेल से हाल फिलहाल में कोई ऐसा आदमी रिहा हुआ है जिसका काम मौत की सुपारी लेना देना हो? अगर एक बार एजेंट ने कंफर्म कर दिया तो इन दोनों का मुंह खुलवाना आसान हो जाएगा। ठीक है सर। वैसे निशिकांत और स्मिता इन दोनों के अलावा हमें निर्मला ठाकुर की हत्या के दूसरे एंगल को भी टटोलना चाहिए सर। उसका बेटा विवेक ठाकुर सर माँ की हत्या के दिन दिल्ली घूम रहा है। सर ये कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो गया? ये विवेक के भी कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और जरा थाने बुलाओ उसको भी पूछताछ के लिए। ठीक है सर। एक चीज और पता करता हूँ, क्या निशिकांत और स्मिता के अलावा कोई ऐसा आदमी है जो निर्मला ठाकुर की हत्या करने की सुपारी दे सकता है? साहब क्या बात है माँ जी? मेरी पोती 4 दिन से घर नहीं आई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कंप्लेंट लिखा दी है। ठीक है आप रोइए मत, आप आइए मेरे साथ। जी अब बताइए। साहब 4 दिन से मेरी पोती सीमा घर पे नहीं आई है। उसकी कुछ फोटो वगैरह है? हाँ है, ये उसकी फोटो। माँ जी हम इसका रिपोर्ट लिख लेते हैं, जैसे ही इसके बारे में कुछ भी पता चलेगा हम आपको कांटेक्ट करेंगे। आप प्लीज़ अपना कोई कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। साहब ये राजू किरियाने वाले का नंबर है, जब आप फ़ोन करोगे ना उसको मेरा नाम बता देना, राजेश्वरी बैठा, वो मुझे मिला देगा। अब तो तुम्हारी ये प्रोफेसर भी मर गई है, अब हम आराम से शादी कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है।
तुम इतने दिनों से अपनी माँ के बारे में पूछने एक दिन भी थाने नहीं आए? सर वो मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। 12 जनवरी की रात 8 से 10 बजे के बीच में तुम कहाँ थे? वो मैंने बताया था ना सर आपको, मैं दिल्ली अपने दोस्त से मिलने गया था। हाँ बताया तो था, लेकिन तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन तो कुछ और ही कह रही है। 12 जनवरी की रात नोएडा में तुम ड्रीम गर्ल होटल में थे। हमारी होटल के मैनेजर से भी बात हुई, उसने तुम्हारी शराब के बिल की फोटोकॉपी भी हमें भेजी है। दिखाऊं? और तो और उन लड़कियों की डिटेल्स भी हमें भेजी है जो तुमसे मिलने आई थी। सर मैं क्या बताऊं सर, मैं अपनी लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेटेड हूं सर। एक बाप था जो मुझसे हद से ज्यादा प्यार करता था, वो भी जेल चला गया। प्रोफेसर का बेटा होकर भी मैं पूरी पढ़ाई नहीं कर पाया सर। शादी हुई और डाइवोर्स भी हो गया। डाइवोर्स होने की कोई खास वजह? मेरा मतलब तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या थी? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर वो मैंने घर पे शांति पाठ और हवन रखा, उसके लिए कुछ वेंडर्स बुलवाए हैं, तो मुझे जाना होगा सर। ठीक, जाइए। थैंक यू सर। मिश्रा, ये विवेक जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। हाँ सर, ये शक्ल से ही बदमाश लग रहा है, ऊपर से शराबी भी है। एक काम करो, इसके पड़ोसियों से मिलो, इसके अल्कोहलिज्म और डाइवोर्स के बारे में पता करो, सारी डिटेल निकालो, इसकी एक्स वाइफ का एड्रेस निकालो, थाने बुलाओ उसे। ठीक है सर। मैंने कितनी बार कहा कि मुझे बड़े साहब से मिलने दीजिए, अरे इतनी बार मैंने चक्कर लगाया, आपने कुछ किया है नहीं। बात को समझिए। क्या सुनो मैं? क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रखा है? मेरी पोती सीमा नहीं मिल रही है, मैंने इनको फोटो दे दिया, सब कुछ दे दिया, मगर फिर भी ये नहीं ढूंढ रहे। कहाँ है फोटो? सर हमने ये फोटो सभी थानों में सर्कुलेट करवा दिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। माता जी, आप परेशान मत होइए, आप घर जाइए, जैसे ही आपकी बेटी के बारे में कुछ पता चलता आपको खबर कर देंगे। निर्मला ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर, उसकी शादी के बारे में कुछ जानती हैं आप? सयूरी और विवेक की एंगेजमेंट के बाद निर्मला जी बहुत खुश थी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे विवेक को सयूरी जैसी पत्नी मिली। देखिए ना, साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। बहुत सुंदर जोड़ी है। लेकिन शादी की दूसरी रात ही जब सब सो रहे थे, सयूरी अपनी माँ के साथ घर छोड़कर चली गई। मैंने देखा था, बेचारी बहुत रो रही थी। निर्मला जी अपने बेटे विवेक की शराब की लत की वजह से काफी परेशान रहती थी। माँ ये क्या कर रहे हो आप? इससे पहले कि तुझे ये खत्म करे, मैं इसे ही खत्म कर दूंगी। मामा! ना, रुक क्यों गया? अपनी माँ पे हाथ उठाएगा? पति जेल में है और बेटा हाथ उठाना चाहता है, बस यही देखना बाकी रह गया था मेरे लिए। पड़ोसियों से बात करके तो यही लग रहा है कि विवेक ठाकुर अपनी मदर निर्मला ठाकुर का मर्डर कर सकता है, या फिर सर उसे मारने की सुपारी भी दे सकता है। एक काम करो, अपने आदमियों से कहो कि विवेक पे कड़ी नजर रखें और इसके खिलाफ ठोस सबूत मिलते ही उसे अरेस्ट कर लें। ठीक है सर। सर ये निर्मला ठाकुर के कॉलोनी के बाहर वाले दुकान का 7 तारीख का सीसीटीवी फुटेज है। इसमें एक औरत निर्मला ठाकुर का पीछा करते हुए दिखाई दे रही है। इसके आगे की फुटेज? सर 7 के बाद हाई वोल्टेज की वजह से दुकान का सीसीटीवी जल गया, इसके आगे का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ये औरत है कौन? सर इसका नाम रेणुका महतो है, कॉन्ट्रैक्ट किलर है सर, कई बार जेल जा चुकी है। और अभी कहाँ है ये? किसी को कुछ पता नहीं, फरार है सर। पता करो कहीं ऐसा तो नहीं निर्मला ठाकुर को मारने की सुपारी इसी ने ली हो। सर विवेक की एक्स वाइफ सयूरी आ गई है। सयूरी, शादी की दूसरी रात तुम अपना ससुराल छोड़कर चली गई थी, कहीं तुम्हारा शादी टूटना, ससुराल छोड़कर जाना निर्मला ठाकुर की हत्या का कारण तो नहीं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें पता चला है तुम्हारी माँ यहीं गाजियाबाद में रहती है, तो फिर क्या कारण था जो तुम गाजियाबाद छोड़कर दिल्ली चली गई? जवाब दो। क्योंकि मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई थी। कैसी सच्चाई? मैं आपको सब सच बताती हूँ। मेरी और विवेक की शादी से सब बहुत खुश थे।
बेटा, आज से तुम इस घर की लक्ष्मी हो। तुमसे ही इस घर का सुख, शांति और समृद्धि है। ये आज से तुम्हारा घर है बेटा। बहन जी, मैंने अपनी बेटी को बड़ी नाजों से पाला है। मेरी जान बसती है इसमें। इसका पूरा ख्याल रखिएगा। और दामाद जी, आप मेरी बेटी को हमेशा खुश रखिएगा। लाइट बंद कर दूं या जल्दी ही छोड़ दूं? बंद कर दीजिए। वैसे भी मैं थक गई हूँ, सोऊंगी। आज के दिन भी भला कोई सोता है? हाँ, माँ सुनो। माँ, विवेक, माँ मुझे अभी के अभी ये शादी तोड़नी है। इन लोगों ने हमें धोखा दिया है। विवेक हुआ क्या? सयूरी, तू रो क्यों रही है बेटा? क्या हुआ? ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ आपको। माँ, ये औरत नहीं है। क्या बोल रहे हो? ये औरत नहीं है तो? ये औरत के शरीर में एक मर्द है। शीमेल है ये। हाँ, हूँ मैं शीमेल, पर इसमें मेरा क्या दोष है? ऐसा ही पैदा किया है मुझे भगवान ने। हाँ, तो भगवान ने तुम्हें शादी करने के लिए कहा था, और वो भी मुझसे। माँ, आप अभी के अभी इसकी माँ को फोन करो और कहो कि अपनी बेटी को लेकर जाए। मुझे ये शादी तोड़नी है, मतलब तोड़नी है। विवेक, मैं तुम ठंडे दिमाग से काम लो। सोचने दे मुझे कुछ। बहन जी, मेरी बेटी कोई सामान नहीं है। जब पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर दिया। तो आपको पहले बताना चाहिए था ना कि आप। विवेक, बदतमीजी नहीं, मैं बात कर रही हूँ ना। देखिए बहन जी, कैसे रहेंगे ये दोनों साथ में? रोज कलेश होगा, प्रेम नहीं है, संबंध भी नहीं हो पाएगा। मैं मानती हूँ कि इसमें ना आपकी गलती है ना सयूरी की गलती है, फिर भी इस शादी का खत्म हो जाना ही ठीक रहेगा। कैसी बातें कर रही है बहन जी आप? मैं लोगों से क्या कहूँगी? सच कह दीजिए, सयूरी ऐसी है, ये भगवान की मर्जी से ही है ना। आप जैसे समझ रही है ना बहन जी, वैसी ये दुनिया नहीं है। फिर भी ठीक है, मैं इस डिवोर्स के लिए राजी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ना डिवोर्स की बात और ना ही मेरी बेटे की सच्चाई किसी के सामने आनी चाहिए। निर्मला आंटी और विवेक ने माँ की बात भी मान ली थी, पर अचानक से बात बाहर आ गई और लोगों से बचने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा। इंस्पेक्टर, क्या सोच के आप मेरी बेटी को यहाँ पर लाए हैं? हाँ, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि शीमेल होती कैसी, दिखती कैसी है। आप पुलिस कब सेंसिटिव होगी? देखिए दामिनी जी, हम सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। आपकी रिश्तेदार निर्मला ठाकुर की हत्या हुई, उसके बारे में पूछताछ तो करनी ही होगी। वो मेरी रिश्तेदार थी, और वैसे भी उसका मर्डर होना ही था, क्योंकि उस माँ बेटे ने हमारी बेटी को बदनाम करने में की कोई कसर बाकी नहीं रखी। और देखिए, मरने के बाद भी यही हो रहा है। चल बेटी, वरना मेरे बिना ये समाज तुझे नोच खाएगा। सर, ये दामिनी की बातें सुनकर लग रहा है कि निर्मला ठाकुर और विवेक से काफ़ी गुस्से में। सर, इसके पास भी है निर्मला की हत्या करने का मोटिव। साहब, आऊँ क्या? हाँ आओ। हाँ शाह, क्या खबर है? साहब, ये जो दामिनी सिंह अभी गई है, इसी के बारे में खबर लाया था। साहब, ये दामिनी सिंह बहुत ही खतरनाक औरत है। इसने एक बार विवेक ठाकुर को करारा सबक सिखाया था। मिश्रा सर, ये दामिनी सिंह को वापस बुलाओ। हाँ, मैंने ही विवेक ठाकुर को पिटवाया था और अब उसकी माँ को मार दिया या मरवा दिया। ये आइडिया मेरे दिमाग में आया नहीं, वरना जरूर करती। उस माँ बेटे ने मेरी बेटी की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने रख दी। इससे बड़ी बदनामी की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए? लेकिन अफसोस, ना ही मैंने निर्मला ठाकुर को मारा है और ना ही मरवाया है। अब मैं जा सकती हूँ। धन्यवाद। इस दामिनी सिंह को तो क्लीन चिट नहीं दे सकते सर। मिश्रा, नजर रखो इस दामिनी सिंह पे। और रेणुका मातो और सुपारी एजेंट के बारे में कुछ पता चला? सर, हमारी टीम और खबरियों का नेटवर्क पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन अभी तक कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। पता करो, कहीं इस दामिनी सिंह ने तो निर्मला ठाकुर को मारने की सुपारी नहीं दी। ठीक है सर।
निर्मला ठाकुर की पड़ोसी स्मिता सिंह की बेटी रूबी यादव ने अपना लोकल गुंडा राजेंद्र पासवान से शादी कर ली। तो इसमें क्या खबर है? सर, स्मिता के जेल जाने के बाद उसकी बेटी रूबी का पूरा देखरेख निर्मला ठाकुर ही किया करती थी और निर्मला ठाकुर को रूबी और राजेंद्र के मेल जोल पसंद नहीं थे और इसके पीछे उनके अक्सर झगड़े हुआ करते थे। भैया जरा किनारे लगाइए। ए, क्या कर रहे हो उसके साथ? बिन माँ बाप की बच्ची ये सोचकर फायदा उठाना चाहता है इसका। भूल मत कि इसकी माँ जेल में पर मैं जिंदा हूँ। मेरे रहते हुए इसके साथ तुम कुछ गलत नहीं कर सकते। ए चाची, गलत समझ रही है तू। प्यार करता हूँ मैं इससे। एक चाची, तू ना बीच में मत आ। तेरा पति जेल गया ना अभी, कहीं तुझे भी कुछ हो गया तो? तेरे चाकू से डर जाऊंगी मैं? तेरे जैसे लड़के के प्यार का मतलब अच्छी तरह से समझती हूँ मैं। रूबी अभी 18 साल से कम है। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। हेलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे भाई सुन तो सही। अरे मैंने किया क्या है? अरे भाई सुनना मेरी बात। अरे और एक बात सर, निर्मला के मरने के ठीक 7 दिन पहले राजेंद्र को बेल मिली है। कहाँ मिलेगा ये लोकल गुंडा राजेंद्र पासवान? सर, वो तो रूबी के साथ उसके घर पे मिलेगा। क्या हो भाई साहब? ये पुलिस इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ पर? पुलिस रूबी और राजेंद्र को पकड़ने आए हैं निर्मला ठाकुर के मर्डर केस में। सर, ये सब सच है। माँ के जेल जाने के बाद निर्मला आंटी ने मेरा ख्याल रखा था। सर, निर्मला ठाकुर रूबी का ख्याल तो रखती थी, लेकिन वो उसकी पर्सनल जिंदगी में कुछ ज्यादा ही घुस रही थी सर। सीधी तरह से ये क्यों नहीं कहता कि निर्मला ठाकुर तुझे पसंद नहीं करती थी? उसका मारा हुआ थप्पड़ तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तूने निर्मला ठाकुर को मरवा दिया या फिर उसे मरवाने के लिए किसी को सुपारी दे दी? अरे सर, ना मैंने उसे मारा है ना मरवाया है। सर आप खुद सोचिए, अगर मैं गुंडा हूं तो क्या हुआ? क्या मेरे पास दिल नहीं है सर? क्या मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता? मैं शादी नहीं कर सकता क्या किसी से? और यही तो इच्छा तेरी पूरी हो गई निर्मला ठाकुर के मरने के बाद। अरे साहब, मैं कितनी बार कहूं, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। राजेंद्र खून नहीं कर सकता। निर्मला आंटी से थोड़ा गुस्सा जरूर था, लेकिन वो मर्डर नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता है अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। सर, ये रूबी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। मिश्रा, लेकिन मोटिव तो दोनों के पास ही है। राजेंद्र जैसे मवाली गुंडे को बीच सड़क में उसके दबदबे वाले एरिया में निर्मला ठाकुर ने थप्पड़ मारा था और स्मिता यादव उसका भंडाफोड़ भी उसी ने किया था। शायद यही बात रूबी को पता चल गई है। लेकिन सर, अब इनका करना क्या है? करना क्या? दोनों को एक साथ बैठाओ और इनकी बातचीत को सीक्रेटली मॉनिटर करें। ठीक है सर। पुलिस की पैनी नजर राजेंद्र और रूबी पर थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। दामिनी के पीछे खबरी लगाए गए, लेकिन वहां भी पुलिस को निराशा हाथ लगी। उसके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन में तो वैसे भी कुछ नहीं था। यहां तक कि ना तो विवेक और सयूरी के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन डिटेल्स में पुलिस को कुछ संदिग्ध मिला और ना ही स्मिता यादव और निशिकांत ठाकुर के बारे में कोई नई जानकारी मिली। लेकिन तभी पुलिस को सुपारी एजेंट के बारे में पता चल गया। सलाम साहब। हाँ तो शौकत जी, क्या उम्र है तुम्हारी? यही कोई 58 साल होगी। इस उम्र में भी जुम्म की अंधेरी गलियां छूटी नहीं तुमसे। खान साहब कितना भी बूढ़ा हो जाए साहब, खाना बनाना छोड़ता है। 7 बरस की उम्र से यहाँ आना जाना लगा हुआ है मेरा। मिश्रा, ये निर्मला ठाकुर, इसको मारने की सुपारी तुम्हारे जरिए दी गई थी। गौर फरमाइए, अब छिपाने से कोई फायदा नहीं। 7 जनवरी को तुम जेल से रिहा हुई। रिहा होने के बाद तुम्हारा जेल में आना जाना लगा रहा और तुम्हारे रिहा होने के बाद फिलहाल कोई ऐसा कैदी रिहा नहीं हुआ जो इस काम को अंजाम दे सके। साहब, मैं पुलिस की मुखबिर बनने को तैयार हूँ, लेकिन आप वादा करिए मेरा नाम कहीं नहीं आएगा, मुझे मत फंसाना। ठीक। साहब, जेल में स्मिता यादव ने निर्मला ठाकुर को मारने की सुपारी दी थी। निर्मला ठाकुर मेरी पड़ोसी, उसका मर्डर करना है, लेकिन 50% एडवांस चाहिए। मिल जाएंगे। किसने ली थी सुपारी? ये जो सीसीटीवी में है, यही रेणुका महतो। कहाँ मिलेगी ये रेणुका महतो? अच्छा साहब, अब मैं चलूं? ऐसे कैसे चलती हूँ? तुम्हें पता है सुपारी लेना देना, उसका बिचौलिया बनना,
तीनों ही जुर्म है। मैडम लेके जाओ इसे। साहब आपने वादा किया था, आप ऐसा नहीं करेंगे। चल अरे अरे रुक ना, आपने कहा था ये गलत बात। चलो मिश्रा सर, ले आओ उस रेणुका महतो को। सर अरे साहब मैं कितने बार बोलूं, मैंने कोई सुपारी नहीं ली। तो क्या शौकत झूठ बोल रही है? वैसे यहीं पे है शौकत, कहो तो मिलवा दूं। शौकत चाची ने मुझे निर्मला की सुपारी लेने की बात कही थी, लेकिन मैं सुपारी कैसे लेती? अरे मैं तो चोरी के मामले में जेल में थी, और आपको पूछना ही है ना, तो जयनगर पुलिस स्टेशन वालों से पूछ लो, उन्होंने ही मुझे हिरासत में लिया था। सर जयनगर पुलिस स्टेशन में बात हो गई है। उनका कहना है कि 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक ये रेणुका महतो उनकी कस्टडी में थी। बाजार में चोरी के चक्कर में पकड़ी गई थी सर। शौकत की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि इस उम्र में पुलिस स्टेशन में आकर हमसे झूठ बोले कि जयनगर पुलिस स्टेशन से इसकी फाइल मंगवाओ। ठीक है सर। हेलो, कहाँ पे? मिश्रा, लड़की का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। महेश सर, ये लड़की वही है ना जिसकी दादी पुलिस स्टेशन में आकर बार बार इसके बारे में पूछा करती थी? हाँ सर, लग तो वही रही है। एक काम करो सर, इसकी दादी को इन्फॉर्म करो। सर। मिश्रा सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है। सर, रेणुका महतो की फाइल मिल गई। ये सीमा की फोटो पर रेणुका महतो का नाम क्यों लिखा? मामला क्या है? सर इस बारे में मैंने जयनगर के पीएसआई से बात की थी। उसका कहना है कि सीमा ने अपना नाम रेणुका महतो ही बताया था। नाम? रेणुका महतो। एज? 23 साल। कद? 5 फुट 2 इंच। मिश्रा, मुझे लगता है सीमा का मर्डर भी ये रेणुका महतो नहीं किया है। एक काम करो, सीमा और रेणुका दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स निकालो, और हाँ, तब तक रेणुका से किसी भी तरह की कोई भी पूछताछ मत करना। ठीक है सर। सर, सीमा और रेणुका के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड। मिश्रा, रेणुका महतो को घेरने के लिए इतना काफी है। आओ। हाँ तो रेणुका महतो, अब बताओ निर्मला ठाकुर और सीमा बेहता को क्यों और कैसे मारा है? अब भी समय है तुम्हारे पास, शराफत से सब सच सच बता दो, वरना हमारे पास सच उगलवाने के और भी बहुत से तरीके हैं। रूपाली बोल। सब मैं बताती हूँ साहब, मैंने सीमा को मारा है पर निर्मला को नहीं मारा। अच्छा, तो सीमा को क्यों और कैसे मारा? साहब शौकत चाची निर्मला की सुपारी लेकर आई थी, और तभी सीमा को भी पैसों की जरूरत थी। एक सुपारी मिली है, लेगी क्या? सुपारी? दीदी मैं छोटी मोटी चोरियां करती हूँ, वो भी आपकी हिम्मत पर। सुपारी अपने बस का नहीं है। देख, तुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तू एक काम कर, तू चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ी जा और अपना नाम रेणुका महतो बताना। मैं तुझे इसके 25,000 दूंगी, और कुछ दिनों में तू छूट के बाहर आ जाएगी और तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। बोल, करती है क्या? मैंने सीमा को जैसा जैसा कहा सीमा ने वैसा किया, और मैंने सोचा कि सीमा जेल चली जाएगी तो मैं निर्मला को मार दूंगी, और जब पुलिस वाले पूछेंगे तो मैं बता दूंगी कि मैं जेल में थी। और उसके बाद तुमने निर्मला को मार भी दिया? नहीं साहब, मैंने निर्मला को नहीं मारा है साहब। तो फिर कैसे तुम सीसीटीवी में निर्मला का पीछा करते हुए दिखाई दे रही हो? कैसे तुम्हारे मोबाइल की रिक्वेशन बार बार उसी एरिया की दिखाई देती रही? सर, मैंने निर्मला का पीछा किया था, फिर 11 तारीख की शाम को जब मैं उसके घर पर नज़र रख रही थी तब। माँ मैं मैक्सिमम 2 दिन में आ जाऊंगा। दिल्ली से कुछ लाना है आपके लिए? कुछ नहीं,
बस तू जल्दी आ जाना, तेरे बिना घर में अच्छा नहीं लगता। और सच कहूँ तो डर भी लगता है मुझे अकेले। बेटा सयूरी से माफ़ी मांग लेना। बेटा माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि मस्तक ऊंचा होता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। आराम से जाना। हाँ, मुझे लगा कि मौका अच्छा है, फिर अगले दिन 12 तारीख को 9:30-10 बजे के करीब मैं उसके घर पर पहुंची। साहब मैं सच कह रही हूँ, मैंने निर्मला को नहीं मारा है, कसम से साहब। चलो कुछ पल के लिए मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन ये बताओ सीमा को क्यों और कैसे मारा? साहब सीमा जब जेल से छूटी ना तो बहुत ज़्यादा फुदक रही थी। देखो दीदी, जैसा तुमने बोला था मैंने कर दिया, अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। अबे पगला गई हो क्या? पैसे दे दो, पैसे दे दो। हमने एक बार बोल दिया ना कि सुपारी कैंसिल हो गई है। वो सब हमको नहीं पता, हमको माँ के लिए पैसे चाहिए, कम से कम 10,000 तो दे दो। इतने दिन हो गए माँ को नहीं मिली, वो परेशान हो रही होगी। अबे दिमाग खराब मत कर, तेरी माँ का ना हमने ठेका नहीं लेके रखा है। ठीक है, फिर मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ और उनको सब कुछ सच सच बता देती हूँ। अरे फिर कर दी ना पगलैटी वाली बात। मैंने सीमा को कहा कि शाम को कोई तालाब के पास पैसा लेकर आ रहा है और वो भी मेरे साथ चले, और वो मेरे साथ आ गई। पैसे चाहिए तुझे? हाँ पैसे चाहिए तुझे? हाँ देख पैसे मिलेगा। फिर मैंने सीमा की लाश को पानी में फेंक दिया। साहब जो भी सच था मैंने आपको बता दिया। मैं अभी भी कहती हूँ मैंने निर्मला को नहीं मारा साहब। साहब मैं कसम खा के कहती हूँ। सर मुझे नहीं लगता कि इस बार रेणुका महतो झूठ बोल रही है। कहते तुम सही रहे हो, खून एक किया हो या 2, सजा तो फांसी या उम्र कैद यही होनी है, तो फिर वो झूठ क्यों बोलेगी? लेकिन इसके अलावा हमारे पास सस्पेक्ट्स बचे कौन कौन से? सर निर्मला ठाकुर की एक समधन दामिनी सिंह और राजेंद्र पासवान, इनके बारे में तो श्योर हो, लेकिन सर रूबी, विवेक और सयूरी, इनके बारे में श्योर नहीं हो। मिश्रा ये भी तो हो सकता है कि स्मिता यादव ने किसी और एजेंट के थ्रू निर्मला ठाकुर को मारने की सुपारी दी हो। ये शौकत को बोलो कि अंदर से खबर निकाले इसके बारे में। ठीक है सर। पुलिस की मुश्किलें काफी बढ़ गई थी। ऐसे में उन्होंने निर्मला के पिछले 1 साल के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले और इस 1 साल में जितने भी लोग उसके संपर्क में आए थे एक एक करके सबकी छानबीन की गई। पर आखिरकार पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। सर मैंने निर्मला ठाकुर के कॉल रिकॉर्ड दोबारा चेक किए। सर एक नंबर मिला, ये देखिए, ये नंबर 2 महीने पहले निर्मला ठाकुर के कांटेक्ट में आया था। सर इस नंबर की लोकेशन आम्रपाली एक्सटेंशन की, लेकिन ये नंबर डेली इंद्रापुरम में चक्कर लगाता है, वहीं पर जहां निर्मला ठाकुर का घर है। निर्मला ठाकुर की हत्या वाले दिन इस नंबर की लोकेशन क्या थी? सर एक मिनट, सर हत्या के दिन, इनफैक्ट हत्या के समय भी उसी लोकेशन पे था, और सर वारदात के कुछ दिन पहले तक और कुछ दिन बाद तक भी उसी एरिया में घूम रहा है, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक। मिश्रा उठा लाओ उसे। ठीक है सर। शेखर सर हाँ तो शेखर गुप्ता, अब तेरी सारी करतूतों से हम वाकिफ हो चुके हैं। अब सीधी तरह से बता कि निर्मला ठाकुर को क्यों मारा? निर्मला मैडम सर हमारे कॉलेज की प्रोफेसर थी। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ सर। कॉलेज के बाद मैं कानपुर चला गया था। 1 महीने बाद गाजियाबाद में मेरी एक बैंक में नौकरी लगी, तो मैं मैडम से मिलने गया था के घर पे। जी नमस्ते मैम। मैं शेखर 2002-2005 बैच मैम। शेखर जी मैम। कैसे हो? ठीक हो मैम। शेखर
ये विवेक है, मेरा बेटा। हाय विवेक, शिखर। विवेक, ये मेरा स्टूडेंट था। मैम यहाँ के ग्रामीण बैंक में मेरी नौकरी लगी है, तो सोचा आपका आशीर्वाद ले लूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। अब तुम दोनों बैठ कर बात करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है मैम। विवेक, तुम्हारे पापा नहीं दिख रहे? वो पापा को जेल हुई है। पहली मुलाकात में समझ गया था कि घर में सिर्फ माँ और बेटे हैं। मैं उनके घर पे नजर रखने लगा था, पर मैंने देखा कि एक और औरत है जो उनके घर पे नजर रख रही थी। मैं समझ गया था सर कि निर्मला मैडम पे और भी खतरे हैं। मैंने सोच लिया कि ये सही समय है उनसे बदला लेने का। 12 जनवरी की रात 9 बजे मैं उनके घर जा पहुंचा। जब मैं अपना काम पूरा करके बहुत दूर निकल गया तो वो औरत मुझे दिखी। मैं उसे देखकर मुस्कुराया भी, क्योंकि मैं उसे जानता था, पर वो नहीं। बहुत मुस्कुरा लिया अभी तक। अब ये बता, तूने निर्मला ठाकुर को क्यों मारा? मेरा करियर खराब कर दिया सर। आपको बताऊंगा तो आप लोग भी हंसोगे सर। मैं ना आज आपका सीनियर ऑफिसर होता। हंसी मत सर, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ सर। मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का लास्ट अटेम्प्ट दे रहा था। मेंस के लास्ट डे का एग्जाम था। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? स्टैंड अप, खड़े हो खड़े हो खड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, मैम शेखर। चीटिंग कर रहे हो क्या? क्या है ये? क्या है ये? मैं फेंक देता हूँ मैम। तुम्हारी वजह से बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैम ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है मैम, प्लीज। बुलाओ पुलिस को। आंसर शीट। मेरे उस पेपर में नंबर कम आए और मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया और मेरी जिंदगी झंड हो गई। आज मैं घटिया से बैंक में छोटे से क्लर्क की नौकरी कर रहा हूं सर। कहाँ? मैं लाल पीली बत्तियों की गाड़ी में घूमता और आप जैसे सच्चो मुझे सलाम कर दे सर। जिंदगी तो तेरी अब और भी झंड होगी। अच्छा हुआ जो उस दिन निर्मला ठाकुर ने तेरा पेपर छीन लिया, वरना तू अगर सेलेक्ट हो जाता तो सबसे पहले भ्रष्टाचार का बिगुल बजाता, क्योंकि जुर्म तो तेरी आदतों में शुमार है। अब जेल जाने की तैयारी कर। हमारी संस्कृति में गुरु को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, लेकिन इस केस ने हम सबका सर शर्म से झुका दिया। शिक्षक हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाते हैं। निर्मला ठाकुर तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही थी, लेकिन अपनी ईमानदारी के बदले उन्हें मौत मिली। अगर इसी तरह अच्छे लोगों के साथ बुरा होता रहा तो बहुत जल्द इस दुनिया में इंसान तो रहेंगे, लेकिन इंसानियत दम तोड़ देगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के केस में हम देखेंगे होली के दिन शुरू हुआ अपराध का ये खेल कैसे इंसानी रिश्तों को जज्बात के भंवर में उलझा देता है और एक के बाद एक कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। गुलाल का रंग भी लाल होता है और खून का रंग भी लाल। गुलाल को जब हवा में उड़ा दिया जाता है तो जिंदगी खुशियों से भर जाती है, लेकिन वहीं जब खून बहता है तो जिंदगी हाथ से फिसल जाती है। होली है, होली है, होली है, होली है। लो बन गई जोरी।
ये क्या किया तुमने? अरे जिससे ब्याह करना होता है ना, उसी के माथे पे गुलाल डालते हैं। तो कर लेंगे ना ब्याह। डरते थोड़ी हैं किसी से। बेगम, होली मुबारक। आपको भी होली मुबारक। आप मेरे त्योहारों का भी कितना ख्याल रखते हो ना। देखो ना, मेरे लिए होली भी खेल रहे हो। तेरे लिए तो कुछ भी। हैप्पी होली। हैप्पी होली जल जा। हैप्पी होली। माँ, छोटा भैया कब आएगा? अभी तो बस 2 ही महीने हुए हैं, 7 महीने बाद आएगा। माँ, मैं छोटे भैया को भी कलर लगाऊंगा। राजू आया। अरे राजू, होली की शुभकामनाएं राजू, जीते रहो। होली की शुभकामनाएं साहब। हैप्पी होली राजू। हैप्पी होली सोनू। राजू, आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तुम अभी भी स्कूल जा रहे हो या चाय के ठेले पे दिन भर काम करते हो? रोज स्कूल जाता हूँ साहब। आपने इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, छुट्टी कैसे मार सकता हूँ? अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे इस महीने की फीस जमा करनी थी ना। मैं कल ही जाके देता हूँ, ठीक है? अब बातें हो गई हूँ तो चलो मिठाई खिलाती हूँ। चलो। मिठाइयाँ आ गई हैं इंजीनियर साहब। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुमको भी। हम सब ठेकेदारों की तरफ से जरा मुंह मिठा कीजिए सर। मखीजा जी, आप जानते हैं मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, ये मैं ले नहीं सकता। साहब, आपकी सख्त रिपोर्ट की वजह से किसी भी ठेकेदार का बिल पास नहीं हो रहा है। हमारे बीवी बच्चे रास्ते पर आ जाएंगे साहब। देखिए मखीजा जी, काम सही कीजिए, रिपोर्ट अपने आप सही बन जाएगी। बस अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना सर, वरना क्या वरना? ना मजबूरन हमें कुछ करना पड़ेगा साहब। ये देखिए, मुझे धमकाने आया? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जो तो मैं देख लूंगा यहाँ से। तुझे मैं देख लूंगा। विनय, तुम जानते हो ना मैं रंग नहीं खेलती। मेघला, मैं यहाँ तुमसे कुछ और बात करने आया हूँ। मखीजा आया था। ओह नो, अगर वो पिक्चर्स बाहर आ गए तो ऑफिस में इंक्वायरी बैठ सकती है। मेरा सारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, यहाँ तक कि प्रमोशन भी रुक सकता है, और ऊपर से घर परिवार टूट जाएगा। सो अलग। विनय, हमें कुछ करना चाहिए। डोंट वरी, चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं बदनाम नहीं होने दूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। रिलैक्स। मैं चलता हूं। रानी, मेरी मॉम से दूर रहना, वरना सर फोड़ दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बहन को नजर उठा के देखेगा? हाँ, उसके माथे पे गुलाल भरेगा? ये हमारी होली की प्रथा है। रेवती ने हमारे गाल पे गुलाल लगाया और हमने उसके माथे पे गुलाल भरा। अब हम उससे ब्याह रचाएंगे। क्या बोला तूने? रुक जाओ। अम्मा, ये हमारे रेवती पर गुलाल डाला है और कह रहा ना उससे ब्याह रचाएगा। संग्राम, संग्राम, ये उन लोगों की परंपरा है, और आज के दिन ना तुम अपने दिमाग को जरा ठंडा रखो। अरे आज होली का त्योहार है,
होली खून से नहीं, रंगों से खेली जाती है, समझे? आप सब लोग अपने घर जाइए और खुशी से होली मनाइए। अम्मा जी, आपकी बेटी को उसने फिर भी आपने से छोड़ दिया। अगला चुनाव विधायक के लिए, हर चीज ठंडी करके खानी चाहिए। इस महादू को गांव के बाहर तो निकलने दो, फिर बताते हैं इसे। फाइल लागू जीजा जी। शैलजा दीदी कहाँ है? जी मैं रेवती, शैलजा दीदी की छात्रा हूँ। वो हमारे गांव आती थी ना पढ़ाने, तभी से उनसे जान पहचान हुई। मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी। शैलजा जी आ रही हूँ। अरे रेवती, प्रणाम दीदी। खुश रहो। वो कॉलेज का फॉर्म भरने इंदौर आई, पर मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं, इसीलिए आपके पास चली आई। वैसे दी, आप जो फोटो दिखाए थे, जीजा जी तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। वो छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें अकेले कैसे आने दिया? 18 साल की हो गई हूँ, कहीं भी अकेले आ जा सकती हूँ। नहीं, मेरा पेट भर गया। अच्छे से खा लो, कॉलेज बहुत दूर है। अच्छा तुम जा कैसे रही हो? अरे मैं ऑफिस जाते समय कॉलेज छोड़ दूँ। ठीक है, चलो सोनू, तुम भी जल्दी से खाओ। हेलो, मखेजा ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक मैसेज डाला है कि आज 12 बजे तक सरकारी अफसरों के छुपे हुए रिश्तों का बड़ा खुलासा होने वाला है। गॉड, ये खुलासा किसी और का नहीं मेखला, हम दोनों का होने वाला है। ये पक्का हम दोनों के पिक्चर्स नेट पे अपलोड करने वाला है। कुछ करो विनय, नहीं तो। मेखला, यू डोंट वरी, आई विल गेट हिम। नमस्कार नमस्कार। हैप्पी होली सर। होली मुबारक हो। सर हमारी होली तो सबकी होली खत्म होने के बाद ही होती है। आई नो। आप एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या फोन किसने किया था? मैंने। पूरा घर चेक करो, बॉडी का पंचनामा करके इसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर विनय कुलश्रेष्ठ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। होली के दिन विनय के साथ इनका झगड़ा हुआ था, विनय ने इनको धमकाया भी था। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सर ये फोटो देखिए, ये विनय और विनय के सीनियर कॉलीग मेखला, मैं इन दोनों को जानता हूँ। पूरा गांव छान मार, वो जहां भी दिखे उसे लेकर आ अभी इसी वक्त। चल। जी अम्मा जी। माँ, रेवती गहने और पैसे भी लेके भागी है। संग्राम, गहने बनवाए जा सकते हैं, पैसे कमाए जा सकते हैं, खेतों में बीज डालेंगे ना तो सोना उगेगा, लेकिन बात यहाँ से पैसों या गहनों की नहीं है, बात है हमारी इज्जत की। इसलिए उसे ढूंढ कर लेकर। ठीक है अम्मा। अच्छा, वो पैसे और गहने लेके आई हो? मैं अपने और माँ दोनों के गहने और पैसे लेकर आई हूँ। ये देखो, ये और ये रहे गहने, ये देखो।
लेकिन ना इतने सारे गहने यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। मैं काम करता हूँ, ये सारे गहने बेच के ना पैसे लेके आता हूँ, फिर तुम्हारे नाम से बैंक में एक खाता खोलेंगे और सारे पैसे उसमें जमा कर देंगे। अच्छा सुनो ना, हाँ? मेरे ना अभी एक भाई आ रहे हैं, उन्होंने ही हमारी रहने की व्यवस्था की है। मैं एक काम करता हूँ कि गहने बेच के ना पैसे लेके आता हूँ, और तुम्हें भूख भी लगी होगी ना, हाँ। तो तुम्हारे लिए समोसा और जलेबी लेके आता हूँ। ठीक है? अच्छा चल आता हूँ। सर आप विनय कहाँ है? ऑफिस गए हैं। क्यों सर, क्या हुआ? वो ऑफिस पहुंचे नहीं, उससे पहले ही कहीं और चले गए। आपको मालूम है कहाँ गए? मुझे नहीं पता सर, मैं तो खुद सुबह से टेंशन में हूँ। उन्हें कई बार फोन मिलाया पर उनका फोन ऑफ जा रहा है। वो कभी ऐसा नहीं करते, मगर आप लोग उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? ठेकेदार मखीजा का मर्डर हुआ और वहां से विनय का आईडी और मखीजा के फोन में विनय की ये फोटो मिली। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विनय मुझे इस तरह धोखा देंगे। शैलजा जी, मैं समझ सकता हूँ आप पे क्या बीत रही है। विनय अगर घर वापस आते हैं या उनसे कोई कांटेक्ट होता है तो तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी। माधु ने भेजा है। जी आइए। बैठिए। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? नहीं, अपना इंतजाम हम खुद कर लेते हैं। अरे तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। ये क्या कर रहे हो? महादू आता ही होगा, उसी से बात करना। अरे माधु के आप कंचे खेलने आएगा? आओ। ए, मेरा हाथ छोड़ो। ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती अपनी होने वाली भाभी के साथ? अरे किसकी भाभी? तेरे वास्ते रोकड़ा पैसा दिया है माधु को। झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ो मुझे। सुनो, कोई लड़की को लाल कपड़े में जाते हुए देखा गया यहाँ पे? हाँ, अभी अभी एक लड़की ऑटो में बैठकर उस तरफ गई है। बताइए, आपका विनय के साथ क्या रिश्ता था? प्रोफेशनल। तो फिर आपकी और विनय की इंटीमेट पिक्स मखीजा के फोन में कैसे आई? ये तो आपको उसी से ही पूछना चाहिए। मखीजा अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। ये मखीजा मरा कैसे? कहीं आपने ही तो? मैं मखीजा को क्यों मारूंगी? क्योंकि आपकी और विनय की कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पिक्स मखीजा के फोन में थी। हो सकता है उसने आपको धमकी दी हो या ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो, इसीलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए विनय के साथ मिलकर मार डाला। विनय कहाँ है? पता नहीं, आप चाहे तो मेरा सीडीआर मंगवा के चेक कर सकते हैं। मैं घर पर ही थी। काफी स्मार्ट गेम खेल रही हैं आप। आपका सीडीआर तो ठीक है, जरा ये आपके घर के सामने लगे सीसीटीवी की फुटेज देखिए। आपके बेटे रोनी की विनय के साथ क्या दुश्मनी थी? पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बेटी की।
गृहस्थ जीवन में ये सब कैसे हुआ बेटा? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। सुबह तो ये ऑफिस के लिए निकले थे और रेवती को कॉलेज छोड़ना था। रेवती कौन है? नानखेड़ा से आई थी माँ। नानखेड़ा? कौन है तुम लोग? रोनी, विनय कहाँ है? हाउ वुड आई नो सर? तुमने उसकी कार की हेडलाइट तोड़ी थी, उसे धमकाया भी था। किस लिए? वो हमारा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था। तो उस पर्सनल प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए विनय के साथ कुछ किया नहीं ना? नहीं सर। मखीजा का मर्डर कैसे हुआ? आई डोंट नो। तुम्हें गुस्सा तो मखीजा पे भी होगा, क्योंकि उसके फोन में वो पिक्स जो थी। हेलो, मेरे बच्ची को उठा के ले गए साहब। कौन लोग थे? बड़े अजीब लोग थे, मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। रेवती के बारे में पूछ रहे थे। रेवती कौन? किसी नानखेड़ा गांव से आई थी। दामाद जी उसे कॉलेज छोड़ने गए थे। दामाद जी तब से ही गायब है। मेरे बाल बच्चे बहुत खतरे में हैं, उनकी जान को खतरा है साहब। आप उनकी मदद कीजिए जल्दी, मेरी बेटी पेट से है। विजय, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन, चेक नाके, टोल नाके, हर जगह इन्फॉर्म करो। नाकाबंदी होनी चाहिए, हर गाड़ी चेक होनी चाहिए, और बाहर गेट का जो सीसीटीवी है उसकी फुटेज निकालो। ये फोन किसका है? मेरी बेटी शैलजा का। विजय, इसके मैसेजेस और कॉल लॉग चेक करो, हो सकता है कोई लीड मिले। जी, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। पहले मखीजा का मर्डर हुआ, फिर विनय गायब हुआ, और अब विनय के बीवी और बेटा। कहीं ये सब विनय का किया धरा तो नहीं है? मखीजा का मर्डर करके अपनी फैमिली को यहां से निकाल के धीरे धीरे गायब होने की कोशिश कर रहा। रेवती नानखेड़ा गांव से थी, और ये लोग भी गांव खेड़े के ही लग रहे हैं, चेहरे ढके हुए हैं। कहीं सबके तार रेवती से जुड़े तो नहीं है? विजय, नानखेड़ा पुलिस से रेवती के बारे में और जानकारी निकालो। सर, एक चीज नोटिस की आपने? दिखा रहा हूं, ये देखिए, गाड़ी में नंबर प्लेट ही नहीं है। जितने भी चेक नाके हैं सबकी सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो ये गाड़ी कौन कौन से रास्ते से होकर गुजरी है। सब अम्मा जी प्रणाम। वो इंदौर पुलिस ने हमें पूछताछ करने के लिए कहा कि आपकी बेटी रेवती कैसी है और कहाँ है। रेवती, ये रही रेवती। दरोगा तुमसे मिलना चाह रहे थे, पूछ रहे थे तुम हो कैसे। ठीक हो ना तुम? हो गई तसल्ली? जी अम्मा जी, हो सकता है इंदौर पुलिस वालों को कोई गलतफहमी हो गई है। ठीक है, चलता हूँ। प्रणाम। आज से यही अपना घर होगा। अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसे ही हम अपना आशियाना बनाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ के लिए कुछ सामान खरीदना होगा। तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरा पार्टनर है बिलाल, उसकी बीवी है बिल्लो भाभी, वो तुम्हारी खरीदारी में मदद कर देंगी। वक्त गुजरता गया
पुलिस उधेड़बुन में थी कि आखिर विनय, उसकी पत्नी शैलजा और बेटा सोनू कहां हैं, मखीजा का हत्यारा कौन है और रेवती की सच्चाई क्या है। तहकीकात में कुछ दिन गुजर गए, बहुत सारे सबूतों की और संदिग्धों की जांच पड़ताल की गई, लेकिन सारे सवाल वैसे के वैसे थे। न मेखला कुछ बोल रही थी और न ही रोनी। अब तो इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था कि मखीजा का हत्यारा कौन था, विनय और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। क्या वो कहीं भाग गए थे या उन्हें अगवा किया गया था, या फिर वो जिंदा भी थे या नहीं। सर, शैलजा के मोबाइल पे रेवती का एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा है, दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, रेवती। कहीं ये वो नानखेड़ा वाली रेवती तो नहीं है? नहीं सर, ये कोई और रेवती है, क्योंकि नानखेड़ा वाली रेवती अपने घर पे है, और वैसे भी ये मैसेज मुंबई के मोबाइल नंबर से आया है। तो मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करो और उन्हें रेवती और इस केस की पूरी जानकारी दो। सर, विनय ने उस दिन रेवती को कॉलेज के बाहर छोड़ा था ना? जी सर। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज आई? यस सर। ये कॉलेज गेट की सीसीटीवी फुटेज है। ये तो कॉलेज के अंदर गई नहीं, ऑटो में बैठ के चली गई। और जो आदमी ऑटो में बैठा है वो कौन है? इस ऑटो का नंबर नोट करो और ऑटो वाले को ढूंढ के निकालो। सर। हाँ सर, इस लड़की को मैंने नए बाजार में छोड़ा था। ऑटो में बैठा ये लड़का कौन था? सर, बातों से तो लग रहा था इसका दोस्त था। विजय, इस फुटेज से रेवती की फोटो लो। सर। सर, यहीं उतारा था, वहां दोनों अंदर गए थे। सुनिए, ये लड़की यहां आई थी? जी साहब, ये एक लड़के के साथ में आई थी। बाद में लड़का तो चला गया, फिर ये लड़की भी भाग गई। अगर नानखेड़ा की रेवती अपने घर पे है तो फिर ये रेवती कौन है? और वो लड़का कौन हो सकता है जो इसे यहाँ लेके आया था? और फिर वो रेवती जिसने मुंबई से शैलजा के फोन पे मैसेज किया था। टोटल 3 रेवती हैं और तीनों किसी न किसी तरीके से इस केस से जुड़ी हुई हैं। सर ये देखिए, चाकू से कई बार वार किया गया सर। आसपास चेक करो, देखो शायद कोई क्लू मिले। सर। लकी टेलर। माने सर, शर्ट पे लकी टेलर का लोगो है। सर ये लकी टेलर तो काफी फेमस है मुंबई 6 में। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, टेलर से चल के बात करते हैं। सर। मुंबई में अचानक मुंबई पुलिस को एक अनजान आदमी की लाश मिलती है और सवाल ये उठता है कि क्या इस केस के तार भी इंदौर केस से जुड़े हुए थे। इंदौर पुलिस पहले ही मखीजा की हत्या, विनय और उसके परिवार की गुमशुदगी और 3 रेवतियों की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई थी। क्या मुंबई में मिली अनजान लाश इन सभी केसेस को और भी पेचीदा बना देने वाली थी, या फिर अभी एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो इन सभी समीकरणों को बदल देने वाला था? किसने? तुमने फोन किया था? सर, ये तो कोई महादू है, ननखेड़ा गांव से। ननखेड़ा गांव से तो रेवती भी है। विजय, इसकी एक फोटो लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। हाँ सर, यही लड़का था सीसीटीवी वाली लड़की के साथ। हाँ सर, यही लड़का था जो रेवती के साथ आया था। विजय, नानखेड़ा के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो, हम महादू के घर पूछताछ के लिए आ रहे हैं। सर। हमें मालवानी के पास एक लाश मिली है जिसकी शर्ट पर आपकी दुकान का टैग है। जो भी शर्ट आप बनाते हैं उन सभी शर्ट्स पर 3 अलग अलग रंगों के बटन लगाते हैं आप? नहीं साहब। तो फिर ये क्या है? ये तो बिलाल। कौन बिलाल? इलेक्ट्रिशियन है।
उसी ने तो हमारे दुकान का फिटिंग किया था, उसे ही ये सब शौक है। कहाँ रहता है ये बिलाल का घर है? जी साहब, लेकिन 2 दिन से वो घर नहीं आया। मैं पुलिस स्टेशन आने वाली थी। क्या हुआ साहब? हमें एक डेड बॉडी मिली है और बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए गई है। यह है बॉडी का फोटो। ये क्या हो गया? संभालिए अपने आप को। देखिए, हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन तहकीकात तो करनी होगी। अच्छा, एक बात बताइए, बिलाल की किसी से कोई दुश्मनी थी? मतलब किसी से कोई झगड़ा कभी? नहीं साहब, अपने काम से काम रखता था। ये बिलाल काम क्या करता था? उसका कोई दोस्त था जो उसके ज्यादा करीब हो? हाँ साहब, वो पिछली गली में शाम रहता है ना, उसके साथ काम करता था। जी ये आपका बेटा है? हाँ साहब, ये हमारा बेटा माधु है। इसकी गलत हरकतों के कारण मैंने इसे घर से निकाल दिया था साहब। क्यों? ऐसा क्या हुआ? कोई काम धाम ही नहीं करता था, बस ताली पी के पड़ा रहता था साहब। आपको क्या लगता है उसके साथ किसी की कोई दुश्मनी थी, लड़ाई झगड़ा? यहाँ गांव में तो नहीं साहब, पता नहीं इंदौर में किसी से दुश्मनी हुई हो। तो उसने आपसे कभी संपर्क तो किया होगा? कभी कुछ बताया कि उसको किसी से खतरा है या ऐसा कुछ? नहीं साहब, हमारी उससे कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है, जैसे ही बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाएगा आपको इत्तला करेंगे। आप बॉडी क्लेम कर सकते हैं। जी सर। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अजय, इनके घर पे नजर रखना और गांव में महादू के बारे में और पता करो। जी सर। अच्छा, ये रेवती भी इसी गांव की है ना? जी सर, वो घर पे ही है, मैंने खुद जाके चेक किया। ठीक है, आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन मिले हमारे साथ शेयर कीजिए। सर। यही घर है साहब, वो शाम का यही घर है। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। थोड़ा सा सर, लगता है घर खाली करके ये लोग कहीं चले गए हैं। पूरे घर की तलाशी लो। सर, उधर चेक करो। माने सर, ये खून के धब्बे लग रहे हैं मुझे। फोरेंसिक टीम को बुलाओ और ये ब्लड पार्टिकल बिलाल की डेड बॉडी से मैच करके देखो। हो सकता है ये उसी का ब्लड हो। दाल में कुछ काला तो है। पहले मखीजा का मर्डर हुआ, फिर विनय गायब हुआ, सोनू और शैलजा गायब हुए, फिर महादू की हत्या हुई और अब ये 3 रेवती। सर, एक बात मुझे बहुत खटक रही है। अगर मखीजा का हत्यारा विनय है तो क्या मखीजा की हत्या का बदला लेने के लिए किसी ने विनय के परिवार को किडनैप किया, या फिर विनय ने खुद अपने परिवार को किडनैप करवाया और बाद में सब गायब हो गए? अब ये विनय हत्यारा है या खुद विक्टिम है? ये भी तो हो सकता है कि मखीजा का मर्डर किसी और ने किया और विनय को उसके परिवार के साथ किसी और ने किसी और वजह से अगवा किया। पर वो है कौन? और इन 3 रेवती का इस केस से क्या कनेक्शन है? रेवती और शाम के रूम में मिले खून के धब्बे आपके पति बिलाल के ही हैं। साहब, ये रेवती और शाम ने मेरे शौहर को मारा है। आप इन दोनों को जेल में ठूस दो। हमने शाम का फोन सर्विलेंस पे डाल दिया है। जैसे वो फोन ऑन करेगा पकड़ा जाएगा। आपके पास रेवती का कोई नंबर है? नहीं साहब। ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये रेवती है कौन? ये आई कहाँ से? और इसका इंदौर की शैलजा से क्या रिश्ता है? एक मिनट। जय हिंद। जय हिंद। मैंने आपको यह बताने के लिए कॉल किया है कि रेवती ने जिस नंबर से शैलजा को मदद मांगने के लिए मैसेज भेजा था, वो नंबर एक्चुअली मुंबई के बिलाल का है, लेकिन अभी उसका मर्डर हो चुका है। और बिलाल के मर्डर में हमारे सस्पेक्टेड क्रिमिनल बिलाल का एक दोस्त है श्याम और उसकी गर्लफ्रेंड रेवती हैं, और अभी ये दोनों ही फरार हैं। मैं आपको शैलजा केस से जुड़ी रेवती की फोटो दिखाता हूँ, आप देख के बताइए कि बिलाल केस से जुड़ी रेवती सेम है या अलग है। ये देखिए, ये देखिए, यही वो रेवती है जो श्याम के साथ रहती थी। हाँ हाँ सर, यही है रेवती। और इन दोनों ने ही मिलकर मेरे पति को मारा है। तो शैलजा के घर आई रेवती ही मुंबई गई थी।
इसका मतलब है रेवती नंबर 2 और 3 सेम है, लेकिन इस रेवती को इंदौर में महादू के साथ देखा गया था। तो क्या इसी रेवती ने महादू की हत्या की यहाँ इंदौर में और वहां मुंबई जाके बिलाल की हत्या की? खैर, आपको अगर रेवती मिलती है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। श्योर। जय जैन। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सर। आपका शक बिल्कुल सही निकला। माखीजा के मोबाइल में विनय और मेखला के जो पिक्चर्स मिले थे वो हमारी टीम ने बहुत डिटेल में स्टडी किया। उसमें माइक्रो लेटर्स में उस मोबाइल कंपनी का वाटरमार्क है जिसमें पिक्चर्स खींचे गए थे। सर, माखीजा का मोबाइल किसी और कंपनी का था, लेकिन पिक्चर्स खींचने वाले ने ब्लूटूथ के जरिए पिक्चर्स ट्रांसफर किए थे, इसलिए ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पिक्चर्स क्लिक किसने की? मेखला के ड्राइवर ने। तुम मेखला के ड्राइवर हो? जी सर। ये फोटो तूने क्यों क्लिक की? मखीजा सर ने मुझे पैसे दे के बोला मेखला मैम पर, विनय सर पे तुम नजर बनाए रखो, उन्हें ही सर अपने ठेकेदारी में इस काम की जरूरत थी। सर, मैंने चुपके से दोनों का फोटो क्लिक किया और मखीजा सर को दे दिया। सर सर इसके कॉल डिटेल्स आ गए। जिस वक्त मखीजा का मर्डर हुआ था तो उसके घर के आसपास क्या कर रहा था? कहीं तूने ही तो मखीजा का मर्डर नहीं किया? नहीं साहब, मैं तो मेखला मैम को लेके गया था। लेकिन सर, मखीजा के मर्डर के समय मेखला का फोन तो उनके घर पे था। मेखला का फोन घर पे था, मेखला घर पे नहीं थी। कहाँ गई थी आप? मैं अपने घर पर ही थी। आपके ड्राइवर ने बयान दिया है कि उस दिन वो आपको मखीजा के घर लेके गया था। मेखला जी, आपके घर से लेकर मखीजा के घर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरा हैं, हमने सबकी फुटेज मंगवाई है। किसी न किसी सीसीटीवी में आप कैप्चर हो जाएंगे। आप पढ़ी लिखी महिला हैं। यहाँ तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स पुलिस की मार सह नहीं पाते और सच उगल देते हैं। और सोच लीजिए आपका क्या होगा। नीतू, इन्हें तब तक मारो जब तक ये सच न बोले। मैं सब सच बताती हूँ। आई एम सॉरी। मैंने मखीजा को जानबूझकर नहीं मारा। उसने दोपहर 12 बजे सोशल नेटवर्किंग साइट पे हमारे पिक्चर्स वायरल करने की बात लिखी थी। मैं डर गई थी। उससे यही रिक्वेस्ट करने के लिए मैं उसके घर पर गई, लेकिन उसने वहां बदतमीजी की। मैं बहुत गुस्से में आ गई और वहां पर पड़ा एक फ्लावर वास उठाया और उसके सिर पे मारा। मखीजा की वहीं पर डेथ हो गई। मैं डर गई थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल कर लिया। ये सोच लिया कि जो होना था सो हो गया। मुझे एक आइडिया आया, अगर इस मर्डर का ब्लेम विनय पे आता है तो उसकी वाइफ को हमारे रिश्तों के बारे में पता चलता और वो उसे छोड़ देती। फिर मैं विनय के साथ शादी कर पाती। मैंने विनय को प्रमोशन देके उसके लिए एक आईडी कार्ड बनवाया था। उसे सरप्राइज देना चाह रही थी, तो वही आईडी कार्ड मैंने मखीजा के डेड बॉडी के पास रखा। आपने अपने ही बॉयफ्रेंड को मर्डर केस में फंसाने की कोशिश की? वो तो बस थोड़ी दिनों के लिए ही फंसा ना, क्योंकि वहां पर ना तो विनय की फिंगरप्रिंट्स थे और ना ही कोई सबूत था, क्योंकि विनय वहां पर गया ही नहीं था और उसने मर्डर किया ही नहीं था। तो वो बस थोड़े दिन में ही बच निकलता। अभी कहाँ है विनय? यही तो समझ में नहीं आ रहा है सर, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि विनय खतरे में है। प्लीज उसे बचा लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना कुछ होने के बाद भी विनय ने शादी से मना कर दिया और आपने उसे मार डाला और उसके परिवार को अगवा करके उनके साथ भी कुछ भला बुरा किया? मैंने सिर्फ मखीजा को मारा है और वो भी एक्सीडेंटली। अलग अलग हादसों से जुड़ी रेवती नंबर 2 और रेवती नंबर 3 अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही रेवती है। इस हैरत अंगेज सच के सामने आने से इस केस में एक बड़ा उलटफेर हो गया। सारे बिखरे हुए पहलू एक दूसरे से जुड़ गए और होली के दिन शुरू हुई अपराधों की एक कड़ी पुलिस के सामने खुलने लगी। अब जरूरत थी उन सभी अपराधियों को पकड़ने की, विनय और उसके परिवार को बचाने की। पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। मिशन रिस्की था, लेकिन रिस्क तो पुलिस की ड्यूटी का एक अहम हिस्सा है। और इसी दौरान पुलिस को एक अहम खबर मिली। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। हमने रेवती को पकड़ लिया है। रेवती, तुम्हारे चक्कर में इतने सारे कांड हो गए, अब सब कुछ साफ साफ बताओ।
तुम दोनों ये बताओ कि बिलाल को क्यों और कैसे मारा? हमने बिलाल को मार के उसकी बॉडी झाड़ियों में फेंक दी। तुम नामखेड़ा के महादू के साथ यहाँ इंदौर में क्या कर रही थी और शैलजा के घर कैसे पहुंची? सर मैं नानखेड़ा की सरपंच अम्मा जी की बेटी हूँ। क्या? जी। फिर मैं श्याम की मदद से इन सब से दूर मुंबई चली गई। तो तुम सिर्फ थोड़ी देर छिपने के लिए शैलजा के घर गई थी और फिर मुंबई चली गई। यहाँ पहले विनय गायब हुआ, फिर शैलजा और सोनू गायब हुए, महादू का मर्डर हो गया। क्या शैलजा दीदी की पूरी फैमिली गायब हो गई? हे भगवान, कहीं मेरी अम्मा जी को ये पता तो नहीं चल गया कि मैंने उनके घर में आश्रय लिया था और अम्मा जी ने तो उन्हें चल बाहर निकल। अरे कौन तुम? चल बाहर। रेवती कहाँ? उसे तो मैंने कॉलेज के गेट पे छोड़ दिया था। मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ? अरे अब तो बता, कहाँ है रेवती? वो हमारी छात्रा थी, कॉलेज में एडमिशन के लिए आई थी। हमने तो बस उसकी मदद की है, हमें और कुछ नहीं पता। आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। लटका दो इन लोगों को भी। लटका रहे। आपके घर की तलाशी लेनी है, वारंट दिखाओ। ये आज की सरपंच और आने वाले कल की विधायक जी का घर है। यहाँ वारंट कुछ नहीं चलता। चलो निकलो यहाँ से। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अगर पुलिस के काम में दखलंदाजी की तो मुझे गोली चलानी पड़ेगी। ए दरोगा, क्यों मेरे हवेली की तलाशी लेना चाहते हो? आपकी बेटी रेवती कहाँ है? तो घर पे। बुलाइए। रेवती, ये है ना आपकी बेटी रेवती। आप समझिए आप कि आपके घर की तलाशी क्यों लेनी थी। तलाशी लो पूरे घर की। सर, विजय, बच्चा जिंदा है। सुरेश, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। अब बताएंगी महादू को कैसे मारा? मुझे नहीं मालूम। नीतू, सबके सामने मारो इसे। सब मैंने मारा। हमारे खानदान की इज्जत का सवाल था, इसलिए मार दिया। अजय, अंदर डालो इन्हें और इतना मारो कि सपने में भी लॉकअप दिखाई दे, क्योंकि ये सिर्फ खूनी और अपराधी नहीं है, वैसी हैं जिन्होंने एक गर्भवती महिला के साथ ऐसा अत्याचार किया है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मर गया। और अम्मा जी, पूरी कोशिश करूंगा कि कानून आपको कम से कम फांसी की सजा तो दे। देखा रेवती, तुम्हारे एक झूठ ने कैसा खेल रच लिया। मैं मानता हूं तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन तुम्हारे उस एक झूठ ने कई जिंदगियों का सच बदल दिया। विजय, इसे भी ले चलो। पुलिस ने पुख्ता सबूतों और गवाहों के साथ अपराधियों को कोर्ट में पेश किया और उन्हें सजा दी गई, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है।
अम्मा जी और संग्राम ने अपने खानदान की इज्जत बचाने के नाम पर जो अपराध किए उसका समर्थन करने वाले बहुत से लोग इस समाज में मौजूद हैं, जो आज भी ये नहीं मानते हैं कि जन्म और जात पात का भेदभाव करना गलत है। हम सब इंसान ही हैं, और जिस दिन हम किसी भी इंसान को उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से जज करना शुरू करेंगे तो शायद उसी दिन से बहुत सारे अपराध अपनी जड़ से ही मिट जाएंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.